नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और इसके बाद से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष मौजूद रहे और 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई और एयरफोर्स के राइफल, जैगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर और साथ ही अर्जन और प्रहार परफॉर्म भी बनाए। सेनाओं ने मिसाइलें और साथ ही नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया और इसमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्च, सूर्यास्त्र और मैन बैटल टैंक, जो अर्जुन और स्वदेशी मिलिट्री प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर की सीरीज भी शामिल की। ऐसे में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला और इस साल परेड का विशेष सांस्कृतिक विषय स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम था और पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 6000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। परेड के फ्लाई पास्ट में 29 विमान, जिसमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान और 9 हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया। देश भर में 2500 कलाकार जो है वो परेड में सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए शामिल रहे और सेना के मार्चर कैंडिडेट के अलावा भी पशु दल और विशेष फोर्स की यूनिट भी शामिल हुई। भारत ने 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और ऐसे में राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कई नए बदलाव देखने को मिले। कुछ बदलाव ऐसे रहे जो देश के इतिहास में पहली बार हुए हैं और इनमें सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व महिला अधिकारी ने किया और इसके साथ ही ये प्रदर्शन जो था इस बार बेहद ही खास रहा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पगड़ी बांधकर पहुंचे, जहां पर टाई एंड डाई आर्ट से बनी इस पगड़ी में महरून, गुलाबी, हरा, पीला और नीला रंग थे और पूरी पगड़ी पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न बने हुए थे। प्रधानमंत्री ने गहरे नीले रंग का कुर्ता, हल्के नीले रंग का हाफ जैकेट और सफेद चूड़ीदार पजामा पहना था। उनका कुर्ता इंडियन नेवी और जैकेट जो था एयरफोर्स यूनिफॉर्म के रंग का था और इस साल गणतंत्र दिवस पर पीएम के लुक और पगड़ी की काफी चर्चाएं भी होती रही और पिछले साल प्रधानमंत्री ने भूरे रंग की जैकेट के साथ रंगीन पगड़ी पहनी थी और इस तरह की पगड़ी कई शैलियों में भी बनाई जाती है, जिसमें जोधपुर जो है साफा भी शामिल है, जिसकी खासियत जो है वो लंबी पूंछ होती है और ये परंपरा जो है शिल्प कौशल और अत्याधुनिकता का अद्भुत मेल है। पीएम मोदी ने नीले और सफेद कुर्ते पैजामे और हल्के नीले रंग की हाफ जैकेट के साथ पगड़ी पहनी और इससे पहले के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही है। बता दें कि 56वें गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चमकीले लाल और पीले रंग का साफा बांधा था, जो राजधानी और गुजराती संस्कृति से जुड़ा एक पारंपरिक टाई डाई कपड़ा है, जिससे उन्हें सफेद कुर्ते पजामे और भूरे रंग की जैकेट के साथ पहना। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। जिसका प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो उसे सपना मानेगा। वहीं अब सीएम योगी के इस तंज पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते हैं और आंखें दिन भर बंद रहती है। ऐसे लोग जाग कर भी मदहोश रहते हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुना है कि एक कोई सतुआ बाबा और बथुआ बाबा हैं, वैसे ये सीजन तो बथुआ का है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब, बेरोजगारी, महंगाई कहां तक पहुंच गई है और खास करके पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, उनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं है, आज ये स्थिति है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है। गरीबों का कहाँ
अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। गरीब इतने हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। ऐसे कई हैं विज्ञापन या कई ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों को चिंता व्यक्त करनी, और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए, और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया, उनके नर्सिंग होम के मालिक से निवेदन किया गया कि ऐसा मत करिए, आप कि मरीज को मत रखिए, आप उसको जाने दीजिए, तो डॉक्टर ने बात मानी, कुछ माफ भी कर दिया, कुछ हमने मदद कर दी। इससे ये हुआ कि मरीज अपने घर पहुंच गया। तो सोचो ये स्थिति है आज, इलाज कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं। बताओ गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। अगर हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक बात है, तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन हम अपनी चुनौतियों को न स्वीकार करें तो हम अपने देश के साथ और अपने देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सोचो गरीबी कितनी है, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। तो ऐसे कई हैं। तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 4 धाम और उससे जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। समिति के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने साफ कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम कोई भी पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पर प्रवेश को नागरिक अधिकार के बजाय धार्मिक परंपरा के तौर पर देखा जाना चाहिए। हेमंत त्रिवेदी ने कहा है कि सभी प्रमुख धार्मिक गुरुओं और संत समाज की यही मान्यता रही है कि इस पवित्र तीर्थों में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए ये फैसला ले रहे हैं। 4 धाम आस्था और साधना का केंद्र है, न कि सामान्य पर्यटक स्थल। और इस प्रस्ताव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान अब सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जितना भी तीर्थ स्थल है उसका संचालन करने वाली संस्था और संगठन जो भी मत बनाए, सरकार उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर मंदिर समितियों के निर्माण को अहमियत दे रही है। जानकारी आपको दे दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर जहां पर लगातार कई दिनों से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि गैर हिंदुओं का यहां पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ऐसे में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की अब तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी अब बड़ा बयान सामने आ चुका है। ऐसे में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि गैर हिंदुओं की एंट्री बंद रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद से एक बार फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर जो मंदिर समिति की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उसी के साथ जाएंगे, यानी कि जो मंदिर समिति है वो उन्हीं की बातों को लेकर आगे चलेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसी पर की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है कि गैर हिंदुओं की एंट्री जो है यहाँ पर पूरी तरह से बंद की जाए। तो वहीं बांग्लादेश के मेमन सिंह ने हिंदू युवा दीपू दास की भीड़ द्वारा की गई बर्बर हत्या के बाद से पुलिस ने एक और आरोपी मोहम्मद राजीव को गिरफ्तार किया है। राजीव पर मॉब लिंचिंग और हत्या से शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर उसकी भूमिका की पुष्टि की है। आरोपी कई ठिकानों पर छिपा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने बताया है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और दीपू दास हत्याकांड मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान गाजीपुर निवासी 22 साल के मोहम्मद राजीव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि राजीव पर हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग और हत्या में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर राजीव की भूमिका की पुष्टि की है और इसकी राजीव को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जांच में ये सामने आया है कि मोहम्मद राजीव उन हमलावरों में शामिल था जिन्होंने दीपू दास को घसीटकर बाहर निकाला था। सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग और गवाहों की
बाद से लगातार अब ये मौजूदगी जो है वो पुख्ते हो चुकी है और जिसके बाद से अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दीपू दास लिंचिंग मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से पुलिस अब बड़ी इसको कार्रवाई मांग रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर से पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में अब एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी को भारी बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आपको बता दें कि आज से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है, जिसका असर जो है वो गणतंत्र दिवस पर ही दिखाई देना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस दिन हवाओं की रफ्तार जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। सुबह से रात तक कहीं कहीं बारिश, बिजली गिरने और गरज चमक के साथ अलग अलग दौर भी देखने को मिलेगा। और इस अवधि में दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके अलावा 28 से 31 जनवरी के बीच भी दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला रहेगा और इसके साथ ही कई जगह घने बादल भी छाए रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम जो है वो करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कल जो है तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को कल कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा 28 से 30 जनवरी के बीच भी दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल सकता है। आसमान में बादल छाए रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के बाड़मेर की जिलाधिकारी और देश की सबसे चर्चित आईएएस टॉपर टीना डाबी एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बाड़मेर जिला कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान उनसे एक ऐसी चूक हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि झंडा फहराने के बाद से टीना डाबी भूल गई कि उन्हें किस दिशा में मुंह करके सैल्यूट करना है। एक जिले की प्रशासनिक प्रमुख और यूपीएससी टॉपर से प्रोटोकॉल की ऐसी बुनियादी गलती की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जिसके बाद जो लोग हैं वो लगातार उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएएस टीना डाबी का वीडियो आग की तरह फैल गया है। वीडियो वायरल में टीना डाबी झंडा फहराने के बाद भ्रमित नजर आती हैं। पीछे उनके खड़े जो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से वो इशारा करना पड़ता है और मैडम चेहरा इधर उधर घुमाकर सैल्यूट करती हैं। और इस छोटी सी घटना ने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेलिब्रिटी आईएएस बनने की होड़ में आधिकारिक प्रशासनिक नियम जो हैं वो भूलते जा रहे हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि टीना डाबी को कैमरे के सामने रहने की इतनी आदत हो गई है कि उनका ध्यान राष्ट्रीय ध्वज की बजाय इस बात पर था कि कैमरा किस तरफ लगा है। वायरल वीडियो में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी अपने ऑफिस कैंपस में खड़ी हैं। जैसे ही उन्होंने तिरंगे की रस्सी खींची, वहां पर मौजूदा अन्य अधिकारी और जवान सावधान की मुद्रा में आ गए। लेकिन आईएएस टीना डाबी को समझ नहीं आया कि सैल्यूट किस तरफ करना है। जब वो गलत दिशा में घूमने लगी तब पीछे खड़े उनके सुरक्षाकर्मियों ने धीरे से इशारा किया। वायरल वीडियो देखकर लोग तंज कस रहे हैं कि मैडम का ध्यान झंडे पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि उनकी रील या फोटो किस एंगल से अच्छी आ रही है। फिलहाल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो वहीं फिलिप्पींस के दक्षिणी हिस्से में एक द्वीप के पास आधी रात के गुप्त अंधेरे में 350 से ज्यादा लोगों को ले जा रही एक नाव डूब गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। फिलिप्पींस के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है, जो एक पैसेंजर और कार्गो फेरी भी है। बता दें कि शहर में इस प्रांत में लगभग 1 नॉटिकल मील दूर डूब गया है और फिलिप्पींस कोस्ट गार्ड ने बताया है कि जहाज में 332 यात्री सवार थे, 27 क्रू मेंबर सवार थे और मौसम अच्छा होने के बावजूद उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वो डूब गया। इसके साथ ही नाव में बताया जा रहा है कि कई यात्री सवार थे। सुरक्षा अधिकारियों ने जहाज डूबने से पहले अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था, जिससे तुरंत ही बचाव अभियान भी शुरू हो गया। आपको दे दें कि फिलिप्पींस में समंदर में समा गई बड़ी नाव और इस दौरान
कई लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसमें 316 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई लोगों की जान चली गई है। फिलिस्तीन में समंदर में बड़ी नाव डूब गई है और मरने वालों की संख्या जो है अब बढ़कर 15 हो गई है और 316 लोगों को फिलहाल इस नाव से बचा लिया गया है। वहीं अधिकारियों का बयान भी लगातार अब निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं परिजनों जिनके घर ये मृत्यु हुई है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और लोग लगातार कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन में समंदर में समाई गई है बड़ी नाव, जहां पर कई लोगों की जान चली गई है और इसके साथ ही संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक जो है 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में अधिकारी जो है इस संख्या को लेकर अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किए हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।